नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेके आया हूँ 21वीं सदी का लोक व्यवहार एलन बारबरा और बारबरा पीस की महत्वपूर्ण बुक। बहुत ही व्यवहारिक और प्रेरणादायी और दिलचस्प पुस्तक है। ये कहा है ब्रायन ट्रेसी ने इस बुक के बारे में। आधी दूर की सराय। इटली में वेनिस और वेरोना शहर के बीच एक खूबसूरत पहाड़ी पर एक छोटी सराय थी। एक रात को वहां एक यात्री आकर ठहरा। सराय के मालिक ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? यात्री ने जवाब दिया, मैं वेनिस जा रहा हूँ, वेरोना रहने जा रहा हूँ। मुझे यह बताएं कि वेरोना में रहने वाले लोग कैसे हैं? सराय के मालिक ने पूछा, आपको वेनिस में रहने वाले लोग कैसे लगे? वे बहुत बुरे थे, यात्री ने कहा। वे निष्ठुर, भावहीन और दूर रहते हैं, किसी की मदद नहीं करते और दूसरों के काम में हमेशा उंगली करते हैं। इसलिए मैं वह जगह छोड़कर वेरोना रहने जा रहा हूँ। सराय के मालिक ने कहा, तब तो आपको वेरोना में रहना पसंद नहीं आएगा। वहाँ के लोग तो इससे भी बुरे हैं। आपको वापस चला जाना चाहिए। सराय के मालिक की बात सुनकर यात्री निराश हो गया और अपने कमरे में चला गया। उसी रात को सराय में एक और यात्री की यात्रा को गुजारने के लिए रुका। सराय के मालिक ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? दूसरे यात्री ने जवाब दिया, मैं वेरोना का हूँ और वेनिस रहने जा रहा हूँ। वेरोना में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? सराय के मालिक ने पूछा। सराय के मालिक ने पूछा, पहले आप ये बताएं, वेरोना के लोग कैसे हैं? यात्री ने कहा, वे बहुत बड़ी हैं, वे भले मानस हैं, मिलनसार हैं, दोस्ताना और मददगार हैं। मैंने बड़े दुखी मन से वहाँ शहर को छोड़ा है। यह सुनकर सराय का मालिक बोला, तब तो आपको वेरोना में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहाँ के लोग इससे भी बहुत अच्छे हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, या फिर हम कहें वे उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। चैप्टर 2, मानव स्वभाव के 3 आधारभूत सत्य। महत्वपूर्ण अनुभव करने का महत्व। मानव स्वभाव की सबसे बड़ी जरूरत है महत्वपूर्ण अनुभव करना, सम्मान पाना और प्रशंसा पाना। थॉमस डुई। महत्वपूर्ण अनुभव करने की मानवीय आवश्यकता भूख जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से ज़्यादा ऊंची होती है, क्योंकि खाना खाने के बाद व्यक्ति की भूख मिट जाती है। महत्वपूर्ण अनुभव करने की आवश्यकता प्रेम की आवश्यकता से भी ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि जब प्रेम हासिल हो जाता है तो वह आवश्यकता भी तृप्त हो जाती है। यह आवश्यकता सुरक्षा से भी ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित होता है तो सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण अनुभव करने की इच्छा सबसे प्रबल मानवीय इच्छा है, और यह एक ऐसा गुण है जो हमें जानवरों से अलग करता है। इसी वजह से लोग किसी खास ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, नई लेटेस्ट कार खरीदते हैं, अपने दरवाजे की नेम प्लेट पर उपाधियां लिखवाते हैं, या अपने बच्चों के बारे में डींगे हाँकते हैं। यही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चे गली की गैंग में शामिल होना चाहते हैं। कुछ लोग तो कुख्यात बनने की चाह में अपराधी या खूनी तक बन जाते हैं। वैवाहिक अध्ययनों से पाया गया कि महिलाओं के दीर्घकालीन संबंध तोड़ने का प्रमुख कारण दुर्व्यवहार, क्रूरता या शोषण नहीं था। असली कारण तो प्रशंसा का अभाव था। महत्वपूर्ण महत्व पाने और सराहे जाने की इच्छा सबसे शक्तिशाली होती है, और आप किसी को जितना महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे वह आपके प्रति उतना ही सकारात्मक व्यवहार रखेगा। पॉइंट नंबर 2, लोगों की रुचि
खुद में होती है। दूसरे आप में कितनी ज़्यादा रुचि रखते हैं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने आप में रुचि रखता है। इसलिए दूसरों के साथ बातचीत करते समय आपका प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपको उनके बारे में बातें करनी चाहिए, ना कि अपने बारे में। उदाहरण के लिए आपको इस बारे में बातचीत करनी चाहिए उनकी भावनाएं, उनके परिवार, उनके मित्र, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आवश्यकताएं, उनके विचार, उनकी वस्तुएं। कभी भी अपने बारे में बातें न करें जब तक कि खुद आपके बारे में पूछा ना जाए। दूसरे शब्दों में मूलभूत बात यह है कि लोगों की दिलचस्पी सिर्फ खुद में होती है। उनकी दिलचस्पी इस बात में नहीं होती कि इसमें मेरे लिए क्या है। लोक व्यवहार में सफल होने के लिए आपको इस नियम को मानवीय संबंधों की बुनियाद मान लेना चाहिए। और अगर कोई आपके बारे में नहीं पूछता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी आप में दिलचस्पी नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बारे में चर्चा छोड़ दें। कुछ लोग मानव स्वभाव के इस मूलभूत सिद्धांत से निराश हो जाते हैं और दूसरों को स्वार्थी मानते हैं। यह सोचना फैशन में है कि हमें देते समय बदले में कुछ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से देने वाले ज़्यादातर लोग इस आधारभूत नियम पर चलते हैं, आप जो देंगे वह किसी न किसी तरह किसी न किसी समय सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जीवन में हमारा हर काम आत्मरुचि या स्वार्थ द्वारा प्रेरित होता है। आप परोपकारी संस्था को जो दान देते हैं वह भी आत्मरुचि द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि दान देते समय आप उदारता की भावना महसूस करते हैं। निष्कर्ष यह है कि गोपनीय दान के बावजूद आपको उसका पुरस्कार मिल जाता है। मदर टेरेसा ने दूसरों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया ताकि वे ईश्वर की सेवा करने की संतुष्टि महसूस कर सके। और ये सभी काम नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। जो लोग दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि खुद में रुचि लेना छोड़ दें, वे लगातार निराश होते हैं और मानव स्वभाव पर दुखी होते रहते हैं। इसके बारे में शर्मिंदगी महसूस करने या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी इसी तरह चलती है। खुद के लिए काम करना आत्मरक्षक का सहज भाव है जो हमारे मन में गहराइयों तक रचा बसा है। यह शुरुआत से इंसानों का गुण रहा है। यह आत्मरक्षा का आधार है। हम सभी अपने स्वार्थ को सबसे पहले रखते हैं। यह जानना लोक व्यवहार में सफलता पाने की प्रमुख कुंजी है। सम्मान और सराहना करके लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का अभ्यास 30 दिनों तक हर रोज करेंगे तो यह आपकी स्थायी आदत बन जाएगी। पॉइंट नंबर 3, प्रकृति का सम्मान प्रतिफल का नियम। जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। इंसान के अवचेतन मन में एक प्रबल इच्छा होती है। उसे जो दिया गया है वह भी बदले में उतने ही मूल्य की कोई चीज लौटाएगा। अगर आपने किसी को उसकी कोई मनपसंद चीज दी है तो वह बदले में आपको कोई ऐसी चीज देगा या कोई ऐसा काम करेगा जो आपको पसंद आए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने ऐसे मित्र का कार्ड मिलता है जिसे उसे कार्ड नहीं भेजा था, तो उसके मन में तत्काल अपने उस मित्र को कार्ड भेजने की इच्छा प्रबल हो जाएगी और वह कार्ड भेजने की पूरी कोशिश करेगा। जब आप किसी पर उपकार करते हैं तो आम तौर पर इसका बदला चुकाने के अवसर की तलाश में रहते हैं।
अगर आप किसी की प्रशंसा में कोई बात करते हैं तो वह न सिर्फ आपको पसंद करेगा बल्कि इसके बदले में आपकी प्रशंसा करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन अगर आप अलग थलग या एकांत प्रिय दिखेंगे तो लोग आपको गैर दोस्ताना मान लेंगे और आपके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप उदासीन रहते हैं तो लोग आपको रूखा या बेपरवाह मान लेंगे, आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो उसके मन में उसका बदला लेने की इच्छा का भाव भी प्रबल हो जाएगा। जब आप कोई नकारात्मक काम करते हैं तो आपको बदले में उससे भी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल, जब तक कोई सकारात्मक काम करते हैं तो किसी न किसी मोड़ पर आपको बदले में सकारात्मक चीज़ें मिलेगी ही मिलेंगी। यह प्रकृति का नियम है जो शायद ही कभी असफल होता है। लोकप्रिय बनने के लिए किसी न किसी तरह लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि वे आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे कि आप उनसे बेहतर हैं तो वे या तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे या फिर आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। यह सकारात्मक संबंध बनाने के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी दिन किसी रेस्तरां में बहुत अच्छा खाना मिलता है या स्टोर में सेल्समैन आपके हालचाल पूछता है या हवाई जहाज में सफाई कर्मचारी आपके गंदे बर्तन ले जाता है तो मुस्कुराएं, उसके शिष्टाचार के लिए उन्हें धन्यवाद कहें। जब आप इन तीनों आधारभूत पहलुओं को समझ लेंगे या स्वीकार कर लेंगे तो आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप में दूसरों को प्रभावित करने की आश्चर्यजनक शक्ति आ गई है। पहले चैप्टर का पूरा सार। मानव स्वभाव की सबसे प्रबल इच्छा महत्वपूर्ण अनुभव करना या प्रशंसा पाना है। आप किसी को जितना महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे वह आपके प्रति उतना ही सकारात्मक व्यवहार करेगा। लोगों की मूलभूत रुचि खुद में होती है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय यह विचार करें कि वे क्या सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं। प्रकृति का समान प्रतिफल का नियम। आप जो भी चीजें देंगे बदले में कभी न कहीं आपको वह चीजें कई गुना होकर वापस आपको मिलेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। खंड 2, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव करवाना। सच्ची प्रशंसा कैसे करें? शोध से पता चलता है कि जब आप लोगों की प्रशंसा करते हैं तो वे आपको सहानुभूतिपूर्ण, समझदार और आकर्षक समझते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी, सहकर्मियों, कर्मचारियों, बॉस, मिलने वाले ग्राहकों, डाकिया, माली, बच्चों की प्रशंसा करें। हर एक की प्रशंसा करें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, भले ही वह आपको जितना ही तुच्छ या महत्वहीन लगता हो। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप नियमित रूप से हर एक को खास अनुभव कराने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक नया और अलग संसार खुल जाएगा। प्रशंसा व्यक्त करने का सबसे सामान्य तरीका किसी के मुंह पर उसके बारे में सकारात्मक टिप्पणी करना है। इस तरह की प्रशंसा इस व्यक्ति को सीधे सीधे यह बात बता देगी कि आप उसके व्यवहार, हुलिये या वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यवहार, आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं। हुलिया, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। वस्तुएं, मुझे आपका बागीचा बहुत अच्छा लगा, आपने इसे बहुत अच्छी तरह सुव्यवस्थित करके रखा हुआ है। इन तीनों में से व्यवहार के बारे में की गई प्रशंसा का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। याद रखिए, व्यवहार के ऊपर ज्यादा बातें करें। इस तरह की प्रशंसा 2 तकनीकों के प्रयोग से ज्यादा असरदार बन जाती है।
व्यक्ति के नाम का प्रयोग करना। व्यक्ति के नाम के इस्तेमाल से बातचीत में ज़्यादा रुचि लेने लग जाता है। इस वजह से नाम के बाद वाली बात को ध्यान से सुनता है। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण बात कहने को हो तो उससे पहले श्रोता का नाम जरूर लें। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि वह आपकी बातों को सुनेगा और याद भी रखेगा। क्या क्यों की तकनीक अपनाएं। अधिकांश प्रशंसात्मक टिप्पणियां इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि वे यह तो बताती है कि क्या पसंद है, लेकिन यह नहीं बता पाते कि क्यों पसंद है। प्रशंसा का प्रभाव सच्चाई पर निर्भर करता है। अगर आप सिर्फ यह बातें बताते हैं कि आपको क्या पसंद है तो अक्सर यह चापलूसी लगती है, और चापलूसी कभी काम नहीं करती। चापलूसी के बारे में बात करें तो चापलूसी का अर्थ है कि किसी को किसी के बारे में वही बताना जो वह सोचता है। कभी काम नहीं करती चापलूसी, इसलिए चापलूसी से हमेशा बचें। इसलिए जब भी आप किसी की तारीफ करें तो उसको ये भी बताएं कि क्यों पसंद है। उदाहरण के लिए, व्यवहार। एलन, आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं क्योंकि आप में हममें से हर एक पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आदत है। हुलिया, श्यू, आपकी हेयर स्टाइल बहुत प्यारी है क्योंकि इससे आपकी आंखें उभर कर सामने आ रही हैं। वस्तुएं। जान, आपका बगीचा बहुत सुंदर है क्योंकि यह माहौल के साथ बहुत अच्छी तरह तालमेल खा रहा है। नाम लेने की आदत डालें। लोगों को बताएं कि आपको उनमें क्या पसंद है और क्यों पसंद है। इससे वे आपको और आपकी कही बातों पर काफ़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आप सचमुच वैसा महसूस नहीं करते हों तो प्रशंसा न करें क्योंकि यह चापलूसी होगी। जो आसानी से पहचान में आ जाती है। चापलूसी का मतलब दूसरे व्यक्ति को ठीक वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। तीसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रशंसा करें। इस तरह की प्रशंसा प्रत्यक्ष न होकर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाई जाती है। आप जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अगर आप उससे बातें नहीं कर रहे हैं तो वह आपकी प्रशंसा सुन सकता हो, तब भी आपकी बात इसी श्रेणी में आती है। जब आप जिसकी प्रशंसा करना चाहते हो उसके सबसे अच्छे दोस्त या बातूनी व्यक्ति के सामने तारीफ करें। वह उस तारीफ को निश्चित रूप से सही व्यक्ति तक पहुंचा देगा। निजी बातचीत में होने वाली प्रशंसा के बजाय इस तरह से होने वाली सार्वजनिक प्रशंसा को ज़्यादा विश्वसनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखें कि किसी तीसरे माध्यम, अगर हम इसको स्पष्ट रूप से समझें तो जिस व्यक्ति की आपको तारीफ करनी है तो या तो उसके मित्र के सामने उसकी तारीफ करें या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो और बातों को इधर उधर फैलाने में विश्वास रखता हो। प्रशंसा पहुंचाना। इसमें आप प्रशंसा नहीं करते बल्कि किसी और का संदेश पहुंचाते हैं। आप सामने वाले को यह बताते हैं कि किसी और को उसका व्यवहार, हुलिया या वस्तुएं क्यों पसंद है। उदाहरण के लिए, बॉब, जॉन ने मुझे कहा कि आप क्लब के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं क्योंकि आप हारते नहीं। आपकी सफलता का राज क्या है। इंटरव्यू के लिए संभावित ग्राहक को फोन करने वाले बिजनेसमैन कह सकता है, मिस्टर जॉन, मैंने सुना है कि आपके शहर के सबसे अच्छे अकाउंटेंट हैं क्योंकि आप परिणाम हासिल करते हैं। क्या यह सही है। इससे तनाव कम होता है और आमतौर पर सामने वाला हंस देता है। प्रशंसा को कैसे स्वीकार करें। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो स्वीकार करें। प्रशंसा करने के लिए उसे धन्यवाद दें, अपनी सद्भावना साबित करें। उदाहरण के लिए, काइली, एन, आज तुम्हारी कार बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है।
एन, शुक्रिया कायली, मैंने आज सुबह ही उसे धोया है और पॉलिश किया है। मुझे खुशी है कि इस तरह तुम्हारा ध्यान गया। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। जब आप प्रशंसा को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे जान जाते हैं कि आपकी आत्म-छवि अच्छी है। प्रशंसा को नकारने का आमतौर पर यह मतलब निकाला जाता है कि आप प्रशंसा करने को अस्वीकार कर रहे हैं। अभी से यह आदत डालें कि आप व्यवहार, हुलिया या वस्तुओं के लिए हर दिन 3 लोगों की प्रशंसा करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया पर गौर करेंगे। आपको यह जल्दी ही पता लग जाएगा कि प्रशंसा करना प्रशंसा पाने से ज़्यादा फायदे का सौदा है। आइए शुरुआत करते हैं। खंड 3, प्रभावी ढंग से कैसे सुने। हम सभी अच्छे वक्ताओं को जानते हैं, लेकिन हम अच्छे श्रोताओं के साथ समय बिताना चाहते हैं। मनमोहक वक्ता वह होता है जो किसी दूसरे के बोलते समय पूरे ध्यान से सुनता है। अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता की पहली छाप ज़्यादा अच्छी पड़ती है। 40% लोग डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज करवाने नहीं जाते, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई उनकी बातें सुने। अधिकांश मामलों में गुस्सैल ग्राहक, असंतुष्ट कर्मचारी या रूठे मित्र सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई उनकी समस्या के बारे में सुने। यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले अच्छा श्रोता बने। हम जितनी तेजी से सुन सकते हैं उससे 3 गुना तेजी से सोच सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को प्रभावी ढंग से सुनने में मुश्किल आती है। बिजनेस में पहला कदम खुद को और फिर अपने विचार, प्रोडक्ट, सेवा या प्रस्ताव को बेचना होता है। इस अवस्था को सुनने की अवस्था कहा जाता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप पहले तो अपनी अच्छी छवि बना लें और फिर अपने प्रोस्पेक्ट या उसकी आवश्यकताओं के बारे में प्रासंगिक सवाल पूछें, ताकि आपको उनकी प्रमुख इच्छाओं या हॉट बटन का पता चल जाए। सुनने के 5 स्वर्ण नियम। सबसे पहला, सक्रियता से सुनना सीखें। सक्रियता से सुनना दूसरों को बोलते रहने के लिए प्रोत्साहन करने का अद्भुत तरीका है। इससे आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप सामने वाले की बातें समझ रहे हैं। सक्रियता से सुनने के लिए आपको सिर्फ सामने वाले की बात को अपने शब्दों में संक्षेप में दोहराना होता है, जिसमें आप पहला शब्द आप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मार्क, मेरी कंपनी में 1200 कर्मचारी हैं, इसलिए आगे निकल पाना सचमुच मुश्किल है। मेलिसा, आप वाकई कुंठित महसूस कर रहे हैं। मार्क, बिल्कुल सही। मैं प्रमोशन के लिए इंटरव्यू तो बहुत देता हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन हो नहीं पाता है। मेलिसा, आपको लगता है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मार्क, बिल्कुल। अगर अधिकारियों को लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो मुझे उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए। मेलिसा, आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ ईमानदारी से पेश आए। मार्क, यह सही है। कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि आप किसी की बात ठीक से नहीं सुन पाए तो आखिर में यह जोड़ दें, क्या मैं सही हूँ? उदाहरण के लिए, लिसा, आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ ईमानदारी से पेश आए, क्या मैं सही हूँ? जब आप सक्रियता से सुनते हैं तो दूसरे खुलकर अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी राय नहीं दे रहे बल्कि या आलोचना नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप यह नहीं सोच रहे कि आपको अगली बात क्या कहना है। न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों का इस्तेमाल करना। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो इन न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें।
अच्छा हूँ। ओह सचमुच, फिर क्या हुआ? न्यूनतम प्रोत्साहक सब सामने वाले की बातों और दी जाने वाली जानकारी को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। सामने वाले से नज़र मिलाएं। जब तक सामने वाला आपसे नज़र मिलाता रहे तब तक आप भी नज़र मिलाते रहें। किसी व्यक्ति की निगाह का प्रतिबिंबन करने से तालमेल बनता है। सुनते समय सामने वाले की तरफ झुके। हम जब लोगों से दूर झुकते हैं या पीछे हटते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिनसे हम ऊब जाते हैं, आगे की तरफ झुकें। यह दिखाए कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। कभी भी जब आप गहरी बातचीत में हो तो पीछे की तरफ न झुकें, हमेशा सामने वाले की व्यक्ति की तरफ ही झुकें जिससे आपकी रुचि प्रकट होती है। वक्ता की बात में बाधा न डालें, उसी मुद्दे पर बोलें। विषय बदलने की जल्दबाजी न करें, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें। खंड 3, धन्यवाद कैसे दें। कुछ लोगों को धन्यवाद देना बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन रिश्ते बनाने की कला में यह सबसे सशक्त उपाय है। जहाँ भी संभव हो, लोगों को धन्यवाद देने के मौकों की तलाश करें। प्रभावी धन्यवाद की 4 कुंजियां। नंबर 1, स्पष्टता से धन्यवाद दें। जब आप स्पष्टता से धन्यवाद देते हैं तो सामने वाले के मन में कोई शंका नहीं रह जाती कि आप सच में धन्यवाद देना चाहते हैं। खुश होकर धन्यवाद दें। जब आप सार्वजनिक रूप से किसी का धन्यवाद देते हैं तो वह ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। सामने वाले की तरफ देखें और उसे छुएं। सामने वालों के साथ नज़र मिलाने से आपकी ईमानदारी पता चलती है। अगर आप उसकी कोहनी को हल्के से छू देंगे तो इस आपके धन्यवाद को बल मिलेगा और ज़्यादा यादगार रहेगा। सामने वालों का नाम का इस्तेमाल करें। नाम बोलकर धन्यवाद को व्यक्तिगत बनाएं। सिर्फ धन्यवाद कहने की बजाय धन्यवाद सुजैन कहना ज़्यादा असरदार रहेगा। धन्यवाद की लिखित चिट्ठी भेजें। जब ऐसा करना संभव हो तो यह धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका है। आमने सामने दिया जाने वाला धन्यवाद आपके बाद आता है और इसके बाद टेलीफोन पर दिए गए धन्यवाद की बारी आती है, और ईमेल का धन्यवाद कुछ न कहने से ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप किसी को धन्यवाद दें तो पूरी ईमानदारी से दें। यह जता दें कि आपका धन्यवाद सच्चा है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपकी देह भाषा सच्चाई बता देगी। धन्यवाद बांटते रहें। धन्यवाद देने के अवसरों की तलाश करते रहें, चाहे मुद्दा कितना भी छोटा या अस्पष्ट क्यों न हो। खंड 4, लोगों के नाम कैसे याद रखें। हर व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि है। इसके लिए यह समूचे स्वरूप का प्रतीक है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति के नाम से कोई वाक्य शुरू होता है तो वह उसे पूरे ध्यान से सुनता है। हम में से ज़्यादातर लोग जब पहली बार मिलते हैं तो हम लोगों के नाम याद नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि सामने वाले पर हमारा कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इसी चिंता की वजह से हम उसका नाम तक नहीं सुन पाते। ऐसा नहीं है कि हम उसका नाम भूल जाते हैं, दरअसल हम उसका नाम सुनते ही नहीं हैं। यह याददाश्त बढ़ाने की 3 सशक्त कदम अपनाएं। पहला, नाम दोहराएं। जब आपका परिचय किसी नए व्यक्ति से कराया जाता है तो 2 बार जोर से उसका नाम लेकर यह पक्का कर ले कि आपने सही नाम सुना है। इससे आपका नाम याद करने का मौका मिल जाता है। अगर आपका परिचय सुजन
आपका सुजन ने कराया है तो कहें सुजन, आपसे मिलकर अच्छा लगा सुजन। अगर नाम थोड़ा मुश्किल तो सामने वाले से उसकी स्पेलिंग पूछ लें, इससे आपको नाम याद करने का और ज़्यादा समय मिल जाएगा। दूसरा कदम, नाम को किसी चीज़ में बदल लें। नाम याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि यह ठोस चीज़ नहीं होती जिसकी दिमाग में तस्वीर बन सके। किसी व्यक्ति का नाम याद रखने के लिए अपने दिमाग में ऐसी तस्वीर बना लें जो उसके नाम से मेल खाती है। मसलन बारबरा नाम बार्ड वायर कंटीले तार जैसा सुनाई देता है, जैक कार के जैक जैसा लगता है, और कैथी के लिए कैट यानी बिल्ली की कल्पना करें। मीन्स आपको चीज़ों को इस प्रकार से याद करना है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप उनसे देखकर अपने दिमाग में सोच ले ताकि उनकी एक प्रबल छवि बन जाए। प्रबल छवि बनने से आपको उनका नाम याद करने में आसानी रहेगी। तीसरा कदम, हास्यात्मक दृश्य की कल्पना करें। इसके बाद यह कल्पना करें कि वस्तुएं हास्यास्पद तरीके से उस व्यक्ति के किसी विशिष्ट या असामान्य अंग से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, अगर बारबरा की नाक सामान्य से ज़्यादा लंबी है तो आप यह कल्पना करें कि उसकी नाक में कटीले तार बंधे हुए हैं और आप उसे पकड़कर बारबरा को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। अगर जैक की ठूंठी ज़्यादा उभरी हुई है तो कल्पना करें कि जैक लगाकर उसे ऊपर उठाया जा रहा है। अगर कैथी के कान में बालियां पहनने के लिए 3 छेद हैं तो कल्पना करें कि बिल्ली अपने पंजों के बल पर उसके कानों से लटक रही है। रहस्य यह है, दृश्य जितना ज़्यादा हास्यात्मक रहेगा उसे याद करना उतना आसान रहेगा। आगे पुरुषों और महिलाओं के 50 सामान्य नामों की सूची दी गई है। इस सूची से हमने बताया है कि तालमेल किस प्रकार से करें और ठोस चीज में कैसे उनको बदलें। इन तस्वीरों का इस्तेमाल शुरू कर दें। जब आप ऐसा करें तो हर व्यक्ति को आपको जीनियस मानने लगेगा। कभी किसी को यह न बताएं कि आप नाम याद रखने में इतने निपुण कैसे हैं, क्योंकि इससे आप अपने दोस्त खो सकते हैं, खास तौर पर जब आप ब्रूस यानी हंसी वाली बात उनको बताएंगे। पहले अध्याय का पूरा सार, सच्ची प्रशंसा कैसे करें। सामने वाले के व्यवहार, हुलिया या वस्तुओं की प्रशंसा करें। बताएं कि आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है। व्यक्ति के नाम में अपनी प्रशंसा शुरू करें। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसे स्वीकार करें, उसे धन्यवाद दें और यह बताएं कि आप प्रशंसा के लिए कृतज्ञ हैं। प्रभावी ढंग से सुनें, सक्रियता से सुनने का प्रयोग करें। सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराएं और अपना वाक्य आप शब्द से शुरू करें। वक्ता की बात बीच में न काटें, मुद्दे से न भटकें, उसे अपनी बात पूरी करने दें। न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद कैसे दें। स्पष्टता से धन्यवाद दें। जिस व्यक्ति को आप धन्यवाद दे रहे हैं उसे नज़र मिलाएं और उसे छुएं। सामने वाले का नाम लेकर धन्यवाद दें। धन्यवाद की लिखित चिट्ठी भेजें। लोगों के नाम कैसे याद रखें। नाम दोहराएं। नाम को किसी वस्तु में बदल लें और उस दृश्य को हास्यात्मक बना लें। बेहतरीन वक्ता बनने के तरीके। लोगों के साथ बात कैसे करें और बेहद दिलचस्प कैसे बने। दिलचस्प समझे जाने वाले लोग सामने वाले के प्रिय विषय यानी उसके खुद के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसा करने से 3 तरीके होते हैं। दूसरों में दिलचस्पी ले, उन्हें अपने और अपने रुचियों के बारे में
बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी व्यक्ति को अफ्रीका में एड्स से पीड़ितों की संख्या से ज़्यादा दिलचस्पी अपनी नाक में मुहासे से होती है। अगर आप खुद में दूसरों की दिलचस्पी जगाने की कोशिश करते रहेंगे तो 10 साल बाद आपके उतने दोस्त नहीं बन पाएंगे जितने कि 4 सप्ताह तक दूसरों में रुचि लेकर उनके बारे में बातें कर आप बना लेंगे। अपनी शब्दावली से मैं और मेरा शब्द हटा दें और उसकी जगह आप और आपका रख दें। यह न कहीं मैं जानता हूँ कि यह योजना सफल है क्योंकि मेरे ग्राहकों ने मुझे बताया है कि मेरी सलाह से वे अपनी मनचाहे चीजें हासिल कर पाए। इसके बजाय यह कदम उठाने के बाद आपको जो परिणाम मिलेंगे उससे आप रोमांचित हो जाएंगे, क्योंकि आपका और आपके परिवार का इतने तरीकों से भला करेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ सवाल पूछें ताकि वे आपके बारे में बोल सकें और अपने बारे में बोल सकें। आपकी छुट्टियां कैसी बीती? आप इस इलाके में रहने कैसे आए? आपके बेटे को नए स्कूल में कैसा लगा? आपको क्या लगता है अगला चुनाव कौन जीतेगा? आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? निष्कर्ष: लोगों की दिलचस्पी आप में या मुझ में नहीं, उनकी रुचि जो सिर्फ खुद में है। अगर आप इससे परेशान हो जाते हैं तो परेशान होना छोड़ दें। इसी को जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लें। बेहतरीन सवाल कैसे पूछें? ज़्यादातर चर्चाएं ठीक से शुरू नहीं हो पाती हैं या जारी नहीं रह पाती हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि गलत विषय छेड़े जाते हैं, बल्कि यह होता है कि गलत तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आप 2 तरह के सवाल पूछ सकते हैं: बंद सिरे वाले सवाल, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। बंद सिरे वाले सवाल का जवाब सिर्फ 1 या 2 शब्दों का होता है और उसके बाद बातचीत खत्म। उदाहरण के लिए, आपने अकाउंटेंट के रूप में नौकरी कब शुरू की? जवाब: 8 साल पहले। आपको यह फिल्म कैसी लगी? अच्छी। आपको क्या लगता है यह चुनाव कौन जीतेगा? लिबरल पार्टी। बंद सिरे वाले सवालों के कारण बातचीत ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती, क्योंकि सवाल के बंद होते ही बातचीत खत्म। खुले सिरे वाले सवाल, ओपन एंडेड क्वेश्चन। खुले सिरे वाले सवाल स्पष्टीकरण, राय और विस्तार से विवरण करने का आग्रह करते हैं। इनकी बदौलत आपको लोगों से बेहतर तालमेल बन जाता है, क्योंकि इनसे लोगों को पता चलता है कि आप उनमें और उनके बातों में रुचि ले रहे हैं। जो लोग खुले सिरे वाले सवाल पूछते हैं उन्हें रोचक, ईमानदार, प्रगतिशील और परवाह करने वाला समझा जाता है। आप शुरुआत में ये 4 सबसे सशक्त खुले सिरे वाले सवाल पूछ सकते हैं। कैसे? मुझे इसके बारे में बताएं। किस तरह? क्यों? खुले सिरे वाले इस सवाल इस तरह पूछे जा सकते हैं: आपने अकाउंटेंट के रूप में नौकरी कैसे शुरू की? जवाब: जब मैं स्कूल में था तो इस बात में मेरी गहरी दिलचस्पी थी कि अंक किस तरह परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि आदि। मुझे इस फिल्म के उस हिस्से के बारे में बताएं जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आया। मुझे यह दृश्य पसंद आया जिसमें ड्रैकुला दरवाजे से अंदर आया और उसने कहा, आदि आदि आदि। आपके हिसाब से लेबर पार्टी के उम्मीदवार इस चुनाव में कैसा प्रभाव डाल रहे हैं? मैंने कभी भी कंजर्वेटिव के लिए वोट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिरी रात की बहस निर्णायक होगी, क्योंकि आदि आदि। सिर्फ खुले सिरे वाले सवाल पूछने का प्रयास करें। अगर आपको बंद सिरे वाले सवाल पूछने ही हो तो तत्काल उसके बाद एक खुले सिरे वाला सवाल पूछ लें। उदाहरण के लिए, आप चैरिटेबल में कब से रह रहे हैं?
लगभग 10 साल से। आपको क्या लगता है कि इस दौरान चेस्टर विले इतना बदल क्यों गया है? देखिए, हम यहाँ पहल रहने आए थे तो यहाँ ज़्यादा विकास नहीं था, लेकिन 5 साल से यहाँ डेवलपर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ आपको बदला हुआ शहर नज़र आ रहा है। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, या फिर मैं इस चैप्टर का पूरा सार आपको शेयर करूं तो आप देखेंगे कि जब भी आप खुले सिरे के सवाल कस्टमर से या किसी भी आदमी से पूछते हैं तो वो बिना किसी बात के आपको उसके बारे में पूरी तरह विस्तार पूर्वक शेयर करता है। जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति से जितनी देर बात करता है तो वहाँ निश्चित तौर पर आत्मविश्वास और दोस्ती का भाव जाग जाता है। जैसे ही दो लोगों में दोस्ती होती है तो वहाँ ट्रस्ट अपने आप ही बिल्ड होने लग जाता है और दोनों लोगों आपस में एक प्रभावी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत कैसे शुरू करें? ज़्यादातर लोग आपके बारे में अपनी 90% राय आपसे मुलाकात के शुरुआती 4 मिनट के भीतर ही बना लेते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास हर स्थिति में बातचीत शुरू करने के प्रभावी तरीके हों। बातचीत शुरू करने के आपके पास 3 शुरुआती मुद्दे हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है। स्थिति, सामने वाला व्यक्ति, आप। और शुरू करने के लिए सिर्फ 3 तरीके हैं: सवाल पूछना, राय व्यक्त करना, तथ्य बताना। स्थिति के बारे में बात करना। आप दोनों जिस स्थिति में हैं उसके बारे में बात करना आमतौर पर बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका होता है। बस चारों तरफ नज़र दौड़ाएं और जो दिखे उसके बारे में खुले सिरे वाले सवाल पूछें। यह काम कहीं भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बाजार में मैंने देखा कि आप मशरूम खरीद रही हैं। मुझे जरा भी पता नहीं कि इन्हें कैसे बनाया जाता। आप इन्हें कैसे पकाती हैं? आर्ट गैलरी में आपको क्या लगता है चित्रकार क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मीटिंग में आप इस मीटिंग में कैसे आए? रेस्तरां की कतार में आपके हिसाब से यह इतना लोकप्रिय क्यों है? सुपरमार्केट में आपकी राय से इस डिटर्जेंट के इस्तेमाल का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बिजनेस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में आपने इस बात की शुरुआत कैसे की और आपने इस बिजनेस को किस प्रकार से बढ़ाया? सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करना। लोगों को खुद के बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप उनके बारे में जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब वे खुशी से देते हैं। पार्टी में आपकी जैकेट पर बहुत बढ़िया मोनोलॉग लगा है, इसका क्या मतलब है? गोल्फ कोर्स में आपकी स्विंग बहुत अच्छी है, आपने इसे कहाँ से सीखा? मीटिंग में मैंने देखा कि आपने पार्क के विकास के लिए वोट दिया है। आपको क्या लगता है कि पार्क को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? समुद्र तट पर मुझे दिख रहा है कि आप लाइफ सेविंग क्लब के सदस्य हैं। इसका सदस्य बनने के लिए क्या करना होगा? खुद के बारे में बात करना। यहाँ पर नियम बहुत आसान है। जब तक कोई आपसे आपके परिवार, आपकी वस्तु या आपके व्यवसाय के बारे में न पूछे, तब तक यही समझे कि इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। बातचीत शुरू करते समय अपनी तरफ से अपने बारे में कोई जानकारी कभी नहीं दें जब तक कि सामने वाला आपसे पूछे नहीं। बातचीत कैसे जारी रखें? पुलों का इस्तेमाल करना सीखें। जो लोग खुले सिरे वाले सवालों के छोटे जवाब देते हैं उन्हें लगातार बात करवाने के लिए पुलों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। पुल एक तरह से खुले सिरे वाले सवालों के संक्षिप्त रूप होते हैं। इसका इस्तेमाल उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है जो खुले सवालों से संक्षिप्त जवाब देते हैं। पुलों के कुछ उदाहरण के तौर पर, तो फिर, इसलिए, फिर आपने, इसका मतलब है। पुल का इस्तेमाल करने के बाद आपको बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए।
जान, आप इस इलाके में रहने कैसे आए? मार्टिन, मुझे यहाँ की आबो हवा पसंद है। जान, यानी यह शहर की हवा प्रदूषण से दूर है। जान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ मेरी और मेरी परिवार की सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। सच तो यह है कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि लोगों की सेहत दिनों दिन खराब होती जा रही है और इसी तरह से वह अपनी बात को कंटिन्यू करता रहेगा। इस उदाहरण में जॉन ने 2 फूलों का इस्तेमाल किया। उसने गेंद सामने वाले के पाले में रखी और ऐसा भी जाहिर नहीं होने दिया कि यह सवाल पूछ रहा है, और ज़्यादातर बातचीत वह नहीं बल्कि सामने वाला कर रहा है। सेतु या पुल का इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 शारीरिक मुद्राओं का प्रयोग करना होगा। जब आप पुल का इस्तेमाल करें तो अपनी हथेली खुली रखकर आगे की तरफ झुकें। पुल का प्रयोग करने के बाद बोलना बंद कर दें और पीछे की तरफ झुक जाएं। हथेली खोलकर आगे की तरफ झुकने से यह पता चलता है कि आप आक्रामक नहीं हैं और श्रोता हैं। आपने नियंत्रण उन्हें थमा दिया है और अब बोलने की बारी आपकी। पुल का इस्तेमाल करने के बाद खामोश हो जाएं। पुल के इस्तेमाल के बाद लंबी खामोशी छा सकती है। इसे तोड़ने के लिए अपने ज्ञान के मोती बिखेरने की इच्छा न रखें। खुली हथेली के कारण आगे बोलने वाले की जिम्मेदारी श्रोता पर आ जाती है, इसलिए अगला वाक्य उसे ही बोलने दें। नियंत्रण देने के बाद पीछे की तरफ टिक जाएं और झुक जाएं। अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखें, अपना सिर हिलाएं। इससे श्रोता को बोलने का प्रोत्साहन मिलेगा। पुलों का प्रयोग मज़ेदार होता है। इससे चर्चाएं ज़्यादा सफल होती हैं और आपको शांत नियंत्रण की शक्ति मिल जाती है। जब पुलों का इस्तेमाल न्यूनतम प्रोत्साहक शब्दों के साथ किया जाता है तो वे बातचीत जारी रखने के सबसे सफल साधन बन जाते हैं। अपनी बातों में दिलचस्पी कैसे जगाएं? कौन सबसे ज्यादा दोस्त बनाता है और हर मिलने वाले को प्रेम हमेशा हासिल कर देता है? जी हाँ, वह है कुत्ता, डॉग। वह आपको देखते ही रोमांच से अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है, आपको हर दृष्टि से आदर्श मानता है और सिर्फ आप में रुचि लेता है। वह आपके बारे में कभी नकारात्मक बात नहीं कहता, आपको महान गायक मानता है और जब रात को घर लौटते हैं तो आपको देखकर बेहद रोमांचित हो जाता है। यह बिना शर्त प्रेम देता है। उसके पीछे उसका कोई फायदा नहीं छिपा होता। वह भुगतान नहीं मांगता। वह आपको जीवन बीमा की पॉलिसी नहीं बेचना चाहता। लोगों से सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करें जिनमें उनकी रुचि हो। उन चीजों के बारे में बातें न करें जिनमें आपकी रुचि हो। ज्यादातर लोगों की सिर्फ यही परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं और उनकी दिलचस्पी किन चीजों में है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में चारा फंसाते समय ऐसी चीजें लगाने का कोई फायदा नहीं जिसे आप खाना चाहते हो। ऐसे स्टिक, हैमबर्गर या चॉकलेट आइसक्रीम। कांटे में उस चीज का चारा फंसाया जाए जिसे मछली पसंद करती है, जैसे कीड़ा या बदबूदार झींगा। दूसरों को प्रभावित करने का यही तरीका है। सिर्फ उस बारे में बातें करें जो वे चाहते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों के साथ बातचीत करते समय प्रभावी या दिलचस्प इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि सिर्फ अपने और अपनी आवश्यकताओं के बारे में बातें करते हैं। आप दूसरों का ध्यान तभी आकर्षित कर सकते हैं जब आप उनके बारे में बातें करते हैं और उनकी मनचाहे चीज़ों को हासिल करने में मदद करने की कोशिश करते हैं। लोगों को अपने बारे में तत्काल सकारात्मक कैसे बनाएं? आपके चेहरे पर जैसे भाव होंगे, सामने वाले वैसा भाव आपको लौटाएगा।
शोध से पता चला है कि मुस्कुराते चेहरे के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना हमारे मस्तिष्क की गहराई में रचा बसा है। मुस्कुराहट से यह संदेश जाता है कि मैं आपको देखकर खुश हुआ और मैं आपको स्वीकार करता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति मुस्कुराने वालों से हमेशा प्रेम करता है, जैसे बच्चों से। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रोफेसर रूथ कैंपबेल ने मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन खोजा है। यह मिरर न्यूरॉन चेहरे के भावों को पहचानने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है और प्रतिक्रिया में तत्काल प्रतिबिंब मिररिंग की तस्वीर बनाता है। दूसरे शब्दों में, चाहे हम इस बात का एहसास हो या न हो, हम जो भाव देखते हैं हमारे चेहरे पर वैसे ही भाव आ जाते हैं। नर वानरों की तरह इंसानों में भी मुस्कुराहट की यही प्रतिक्रिया होती है। इससे सामने वाला व्यक्ति को पता लग जाता है कि आपसे कोई खतरा नहीं। इससे सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपसे कोई खतरा नहीं, इसलिए वह आपको व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार कर लेता है। यह प्रतिक्रिया भी मस्तिष्क की गहराई में रची बची है। इसलिए नियमित रूप से मुस्कुराने को अपनी बॉडी लैंग्वेज या देह भाषा में शामिल करना यह महत्वपूर्ण है। भले ही आप मुस्कुराना न चाहें, आपके मुस्कुराने से यह तय होता है कि आपके प्रति सामने वाले का नजरिया और उसके प्रतिक्रिया कैसी होगी। दूसरी तरफ बातें करते समय भुरुकुटी चढ़ाना एक नकारात्मक भाव है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते या फिर उसकी आलोचना कर रहे हैं। अगर आपकी भुरुकुटी चढ़ाने की आदत है तो बात करते समय अपना हाथ माथे पर रखने की कोशिश करें, ताकि आप इस विनाशक आदत को छोड़ने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकें। 7. जब आप किसी की तरफ देखकर मुस्कुराएंगे तो वह भी हमेशा बदले में मुस्कुराएगा। कारण या परिणाम के नियम के कारण आप दोनों में ही सकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि जब आप नियमित रूप से मुस्कुराना और अक्सर हंसने की आदत डाल लेते हैं तो आप ज़्यादातर चर्चाएं अच्छी या लंबी चलेंगी। उनके परिणाम अधिक सकारात्मक होंगे, संबंध नाटकीय रूप से सुधर जाएंगे। इस दिशा में तब तक अभ्यास करते हैं जब तक मुस्कुराना आपकी आदत न बन जाए। शोध से यह पता चला है कि मुस्कुराहट और हंसी प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाती है, बीमारी से बचाती है, शरीर को स्वस्थ रखती है, लोगों को आपके प्रति सकारात्मक बनाती है, अधिक दोस्तों को आकर्षित करती है और दीर्घायु बनाते हैं। हास्य से उपचार होता है। मुस्कुराएं, हर रोज मुस्कुराएं, हर दिन मुस्कुराएं, हर समय मुस्कुराएं। लोगों के साथ परानुभूति कैसे करें? एम्पैथी। ज़्यादातर लोग यह चाहते हैं कि दूसरे उनके या उनकी बातों के प्रति परानुभूति रखें और उन्हें समझें। इसके लिए महसूस करना, महसूस किया पाया तकनीक का बहुत आदर्श है। इस तकनीक से लोग आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे। कभी शिकायत से असहमत होने की बजाय आप यह कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आप जैसी स्थिति में था और उसे भी ऐसा महसूस हुआ। उसने पाया कि ऐसा करने से उसका सकारात्मक परिणाम मिले। अगर कोई कहता है, मैं आपकी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी सेवाएं बड़ी खराब है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे एक पुराने और महत्वपूर्ण ग्राहक को भी ऐसा महसूस हुआ था। लेकिन उन्हें पाया कि अगर वे दोपहर में 12 बजे से पहले अपना ऑर्डर लेके आते हैं तो उन्हें सामान की डिलीवरी जल्दी और आसानी से हो जाती है। अगर शू कहती है, जस्टिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो वह कह सकता है, शू मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो। जेसिका ने भी एक बार
पॉल के साथ ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन जब तक उन्हें बैठकर अपनी स्थिति के बारे में बातचीत की तो जेसिका ने पाया कि पॉल बहुत भावुक प्रेमी था जो उसे दिल से चाहता था। इन दोनों मामलों में आप सामने वाले से असहमत नहीं हुए या मुद्दे पर बहस नहीं की। दरअसल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उससे सहमत हों और किसी के हमले का बचाव न करें, सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करें। सबके साथ सहमत कैसे हों? अपने आलोचकों के साथ भी सहमत होना मानव स्वभाव की एक बहुत महत्वपूर्ण आदत है जो आप में होनी चाहिए। लोग अपनी बात से सहमत होने वाले लोगों को पसंद करते हैं और असहमत होने वाले लोगों को नापसंद करते हैं। अपने आलोचकों के साथ सहमत होने के दो तरीके हैं। अगर उनकी बात सच है तो फौरन सहमत हो जाएं। अगर उनकी बात आपको सच नहीं लगती तो इस बात से सहमत हो जाएं कि आलोचक को अपनी राय रखने का अधिकार है। सत्य के साथ कैसे सहमत हों? अपने आलोचक का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी बात की सच्चाई से सहमत हो जाएं। इसके बाद अपनी स्थिति को दोबारा व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, माँ, अगर तुम आज रात को डांस करने जाओगी तो कल सुबह तुम्हें काम पर जाने के लिए बिस्तर छोड़ने में मुश्किल आ जाएगी। बेटी, आप शायद सही कह रही हैं, लेकिन मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जाने को बेताब हूँ। बेटी माँ की आलोचना की सच्चाई से सहमत हो गई, लेकिन साथ ही उसने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। शू, एडम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए। तुम कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर हो और अगर अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ी तो तुम्हारी नौकरी पर आंच नहीं आएगी। अपना बिजनेस शुरू करने में कोई गारंटी नहीं है। शू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिजनेस में कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अच्छी तरह काम करूँगा तो सचमुच इस अवसर का फायदा उठा पाऊँगा। एडम शू की बात की सच्चाई से सहमत हो गया और उसके साथ वह बहस नहीं की और खुद को या उसे नीचा नहीं दिखाया, लेकिन इसके बावजूद वह बिना आक्रामक हुए अपनी बात पर कायम भी रहा। अपने आलोचक के राय देने के अधिकार से कैसे सहमत हो जाएं? अक्सर आप अपने आलोचकों की राय से असहमत होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप राय देने के उनके अधिकार से सहमत हो सकते हैं, भले ही आपके हिसाब से उनकी राय कितनी ही मूर्खतापूर्ण हो। उदाहरण के लिए, डेविड, मोनिका, अगर तुम अपना सारा पैसा कपड़ों पे उड़ा दोगी तो तुम जल्दी ही फक्कड़ हो जाओगी। मोनिका, डेव, मैं समझती हूँ कि तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो, लेकिन मुझे बहुत सारे कपड़े रखना अच्छा लगता है। लीन, ग्लेन, तुम माज़दा कैसे खरीद सकती हो? तुम जानते हो कि टोयोटा ज़्यादा अच्छी कारें बनाती है। ग्लेन, लीन, तुम्हारी राय समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी बात सही है। टोयोटा बहुत अच्छी कार बनाती है, लेकिन मुझे माज़दा पसंद है। ग्लेन और मोनिका दोनों ही अपने आलोचकों के राय देने के अधिकार से सहमत हो गए। ग्लेन तो सच्चाई से भी सहमत हो गए, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटा। उसने सामने वाले को भी गलत साबित नहीं किया। भले ही आप आलोचना से पूरी तरह असहमत हो, लेकिन आमतौर पर सहमत होने का कोई न कोई तरीका जरूर होता है। इसके बाद आप उस बात को भी बता सकते हैं जो आपके हिसाब से सच है। आपका लक्ष्य हमेशा दूसरों को सही साबित करना होता है, भले ही जब आप उनसे असहमत हों। सहमत व्यक्ति बनने की 5 कुंजियां। आप जिस भी व्यक्ति से मिले उससे सहमत होने का फैसला कर लें। सच्चाई से सहमत हो जाएं। दूसरों को बता दें कि आप उनकी बात से सहमत हैं। अपना सिर हिलाकर हाँ, आप सही हैं
या मैं आपसे सहमत हूँ। अपने आलोचक के राय देने के अधिकार से सहमत हूँ। भले ही आपको लगता हो कि आलोचक मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हो, लेकिन यह मान लें कि आप उस तरह से सोचना ठीक है। हालांकि साथ ही यह भी बता दें कि आपके हिसाब से सच्चाई क्या है। जब आप गलत हों तो अपनी गलती मान लें। जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं, दूसरे उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गलती को अस्वीकार करना, झूठ बोलना या दोष ढूंढना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप गलत हों तो कहें, निश्चित रूप से मैंने गलत समझा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं खंड 2, अपने आसपास सकारात्मक आभा मंडल कैसे बनाएं। लोग मुलाकात के 4 मिनट के भीतर ही हमारे बारे में 90% राय कायम कर लेते हैं और उनका शुरुआती मूल्यांकन मूलतः हमारी बॉडी लैंग्वेज या देह भाषा के विश्लेषण पर आधारित होता है। फिर वे हमारी बातें सुनते हैं और यह तय करते हैं कि हमें कितना सम्मान दें या हमें कितनी दिलचस्पी लें। शुरुआती मुलाकातों में ही जल्दी ही प्रशंसा और सम्मान पाने के लिए नीचे दिए गए 3 काम अवश्य करें। सबसे पहले, अपने स्वरूप और काम के प्रति सकारात्मक बनें। जीवन में अपनी स्थिति के बारे में उत्साह से बातें करें और यह भी बताएं कि आपको यह क्यों पसंद है। कभी भी ऐसी बातें कहकर खुद को नीचा न दिखाएं, मैं तो बस एक क्लर्क हूँ, सिर्फ गृहिणी हूँ, आदि आदि। इसकी बजाय कहें कि मैं देश के सबसे बड़े बैंक में काम करता हूँ और लोगों के निवेश लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी मदद करता हूँ। या मैं 2 सुंदर बच्चों की माँ हूँ और जान की जीवन साथी हूँ। अगर आप खुद को अपने स्वरूप के बारे में सकारात्मक नहीं है तो कोई भी दूसरा नहीं होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को सफल रूप में देखना होगा, ताकि खुद को सफल रूप में देखकर तभी लोग हमें सफल मान सकें। उत्साही बने। जीवन के बारे में सकारात्मक आशावादिता से बातें करें। न सिर्फ इससे आपके जीवन की अच्छी छाप पड़ेगी, बल्कि लोग भी आपके और आपकी बातचीत के बारे में उत्साही बनेंगे। हमेशा मुस्कुराएं। इससे लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब न जाने क्या करने वाले हैं आप। पॉइंट नंबर 3, कभी किसी व्यक्ति या चीज़ की आलोचना न करें। जब आप आलोचना करते हैं तो दूसरे इसे हीन, आत्म छवि, समझ के अभाव या आत्मविश्वास की कमी का परिचायक मान लेते हैं। अगर कोई आपके प्रतिस्पर्धा का जिक्र छेड़ दे तो उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करें। अगर आप कोई सकारात्मक बात नहीं कह सकते तो खामोश रहें। किसी दूसरे को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कभी न करें। लोगों से हाँ कहना या फिर लोगों के लिए हाँ कहना आसान कैसे बनाएं। आपके प्रस्ताव पर किसी व्यक्ति से हाँ कहलवाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला, कोई ऐसा कारण खोजें जिससे सामने वाला हाँ कह दे। हम जीवन में जो भी काम करते हैं या जो भी दिशा चुनते हैं, वह किसी खास कारण द्वारा प्रेरित होती है। कई बार किसी काम को करने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हमेशा एक ऐसा कारण होता है जो प्रमुख होता है और आपको उसी को खोजने की ज़रूरत होती है। आप यह पूछ सकते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, फिर बिना बाधा डाले सामने वाले का जवाब सुनिए। सामने वाला खुद ही आपको बता देगा कि वह किन कारणों से किसी काम को करने के लिए प्रेरित होगा। कभी यह अनुमान न लगाएं कि आप सामने वाले के काम करने के प्रमुख कारण को जानते हैं, क्योंकि आप गलत साबित हो सकते हैं और अगर आप गलत हुए तो वह प्रेरित नहीं होगा और न वह काम भी कर पाएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कारण न बताएं।
जब तक कि आप दोनों के कारण मेल न खाते हों। जब आप यह पता लगा लें कि सामने वाला क्या चाहता है, तो उसे बताएं कि आपके समाधान का प्रयोग करके वह अपनी मनचाही चीज़ कैसे पा सकता है। लोग किसी को काम करने के लिए आपकी बातों से उतने तैयार नहीं होते जितनी कि खुद की खोजी हुई बातों से। उन्हें अपनी समस्या के समाधान खोजने दें। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि सही सवाल पूछें जो उन्हें सही निष्कर्ष तक ले जाएं। जब आप अपना समाधान स्पष्ट करें तो उन्हीं शब्दों को दोहराएं जो उन्हें अपनी पहली प्राथमिकता के बारे में कहा था। सिर्फ हाँ वाले सवाल पूछें। बातचीत शुरू करते समय वही सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में दिया जा सकता है। नहीं जवाब वाले प्रश्न न पूछें। हाँ जवाब वाले सवालों के कारण हैं: क्या आपकी पैसे कमाने में दिलचस्पी है? क्या मैं सही सोचता हूँ कि आपने अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे? अगर आप अपनी मुलाकात को हाँ के सकारात्मक अनुभव से शुरू करेंगे तो बाद में उन्हें आपसे नहीं कहने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरों को प्रभावित करते समय यह याद रखें कि आपका लक्ष्य उन्हें गलत नहीं बल्कि सही साबित करना है, भले ही आप उनके दृष्टिकोण से सहमत ना हो। इस पॉइंट में विशेषकर इस चीज पर ध्यान दिया गया है कि हर एक आदमी की मानसिक स्थिति उसके दोहराए गए शब्दों के साथ शुरुआत होती है और उसी का वो रुझान रखता है। जैसे कि अगर वो लगातार हाँ करता रहता है तो उसको आपके प्रपोजल को ना करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ये उसके आत्मसम्मान के लिए गहरी चोट होगी, क्योंकि आपने अभी तक हर एक चीज़ का हाँ में जवाब दिया है। अपना सिर हिलाएं। सकारात्मक महसूस करने पर हम अपना सिर हिलाते हैं। शोध से पता चलता है कि अगर आप जानबूझकर अपना सर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भाव अनुभव करने लगते हैं। अपने हाँ वाले सवाल पूछते समय या जवाब सुनते समय अपना सिर हिलाते रहें। जल्दी ही सामने वाला भी अपना सिर हिलाने लगेगा और आपके प्रस्ताव के बारे में सकारात्मक महसूस करने लगेगा। हाल ही कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी पाया गया है कि हर एक इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे को कॉपी करने का काम करते हैं। आप जिस तरह का व्यवहार उनसे करते हैं वो सेम उसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ रिपेलिका के साथ तैयार कर देता है। अगर आप अपना हाँ का मन बनाकर उनसे हाँ वाले प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं तो 90% चांस है कि सामने वाला भी आपके साथ सेम वही करेगा। उसके सामने हाँ के 2 विकल्पों में से किसी एक चुनने का प्रस्ताव रखें। जब आप सिर्फ एक ही विकल्प देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हाँ या नहीं में किसी एक पर फैसला करने के लिए विवश होता है, और आमतौर पर ज़्यादातर लोग नहीं वाला विकल्प ही चुनते हैं, क्योंकि यह सुरक्षित होता है। आप उनसे जो काम करवाना चाहते हैं उनमें से किसी को चुनने का विकल्प दें। उदाहरण के लिए, मैं आपसे 3 बजे मिलूं या 4 बजे का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? आपको हरा पसंद है या नीला पसंद है? आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे या फिर नकद आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? आप कब शुरू करेंगे, बुधवार को या गुरुवार को? कैसे बोलें ताकि पुरुष सुने? शोध से पता चलता है कि आप में से बात करते समय पुरुष कुछ विशिष्ट नियमों का शोध करते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए पुरुषों से बात करते समय इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पुरुष वाणी के नियम बताए गए हैं जो पुरुष मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की निगरानी करते हुए ब्रेन स्कैन से मिले हैं। नंबर 1, पुरुष को एक बार में एक ही चूज दो। पुरुषों के मस्तिष्क में कंपार्टमेंट बने होते हैं
ऐसा लगता है जैसे पुरुषों का मस्तिष्क छोटे छोटे कमरों में विभाजित होता है, जिनमें से हर एक कमरे में एक अकेले काम करने की जगह होती है। कभी किसी पुरुष पर एक साथ बहुत सा काम न थोपें। अपने विचारों को अलग अलग रखें। एक समय में एक ही मुद्दे पर बात करें। उसे बोलने का मौका दें। पुरुषों के मस्तिष्क की संरचना होती है कि वो या तो बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। ज़्यादातर पुरुष ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए पुरुष बारी बारी से बोलते हैं। उन्हें बोलने का मौका दें और अपना वाक्य पूरा करने दें। बीच में टोका टाकी न करें। सुनते समय भावहीन चेहरा रखें। पुरुष सोचते हैं कि सुनते समय अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा भाव आते हैं तो उसके साथ मानसिक या भावनात्मक समस्याएं हैं। किसी पुरुष की बातें सुनते समय चेहरे पर गंभीर भाव रखें। सुनते समय हाँ हूँ करते रहें, जैसे ओ अच्छा हूँ हाँ हाँ, ताकि उसे आगे बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता रहे। उसे तथ्य या जानकारी दें। पुरुषों के मस्तिष्क स्पाइटल कामों के लिए बने होते हैं। उसकी दिलचस्पी चीज़ों के संबंधों से होती है। समस्याओं के समाधान दिखाएं। तथ्य और प्रमाण दें। भावनात्मक निवेदन करने से बचें। उसके बजाय अपनी बात को साबित करें। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। पुरुषों के वाक्य महिलाओं के वाक्यों से छोटे होते हैं और उनमें ज़्यादा तथ्य, आंकड़े, जानकारी तथा समाधान रहते हैं। संकेत न दें, न ही संकेत की खोज करें। अपनी बात का मतलब स्पष्ट करें और सीधे मुद्दे पर आ जाएं। कैसे बोलें ताकि महिलाएं सुनें। शोध से पता चला है कि महिलाएं आपस में बातचीत करते समय कुछ खास नियमों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला के साथ बातचीत करते समय आपको इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ महिला वाणी के नियम बताए गए हैं जो महिला मस्तिष्क की ब्रेन स्कैनिंग से पता चले हैं। नंबर 1, बातचीत में शामिल हों। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार न करें। महिलाओं के मस्तिष्क एक साथ बोल और सुन दोनों सकते हैं, इसलिए अक्सर सभी महिलाएं एक साथ बोलती नजर आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा कर सकती हैं। अगर आप बोलने से पहले अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो शायद आप बूढ़े ही हो जाएंगे। अगर आप महिलाओं के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते तो वह ऐसे समझेंगी कि आपकी रुचि नहीं है या आप उनके प्रति आलोचनात्मक राय रखते हैं। सुनते समय चेहरे के भावों का इस्तेमाल करें। किसी महिला के चेहरे के भाव आपकी भावनाओं को उजागर कर देते हैं, इसलिए उसके साथ बातचीत करते समय तालमेल बनाए रखने के लिए उसके भावों और मुद्राओं को प्रतिबिंबित करें। ध्यान रखें, किसी पुरुष के साथ बातचीत करते समय कदापि ऐसा न करें। उसे व्यक्तिगत जानकारी दें और भावनाएं बनाएं। महिला मस्तिष्क दूसरों की भावनाओं को समझने और लोगों के आपसी संबंधों के मूल्यांकन के लिए बना होता है। उसे अपने और अपने परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दें। इसके अलावा उसके बिना पूछे चीज़ों के बारे में व्यक्तिगत भावनाएं बताएं। अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करें। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा लंबे वाक्य बोलती हैं। किसी महिला के एक ही वाक्य में कई विषय शामिल हो सकते हैं, जिनमें उन विषयों के बारे में उसकी भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। किसी महिला के सामने तत्काल मुद्दे पर न आए। किसी समस्या का जल्दी से समाधान पाने के लिए दबाव न डालें या बेचैनी की आतुरता न दिखाएं। दोस्ताना, सहमत और आरामदेह बने। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं 21वीं सदी के लोक व्यवहार की बुक का खंड 3, चैप्टर नंबर 17, शक्तिहीन वाक्यांश जिन्हें आपको अपनी शब्दावली से निकाल देना चाहिए। यहाँ उन सबसे विनाशक शब्दों या वाक्यांशों की सूची दी गई है जो आप बोल सकते हैं।
इन वाक्यांशों का मतलब कुछ होता है, लेकिन दरअसल इनसे बोलने वाले की भावनाएं या पूर्वाग्रह व्यक्त होते हैं। इन्हें अपनी शब्दावली से हटा दें, क्योंकि इनसे आपकी विश्वसनीयता कम होती है, मीन्स ट्रस्टेबिलिटी आपकी लो हो जाती है। जो कहा जाता है एक तरह से, यानी कि जो सुना जाता है, आपको विश्वास नहीं है या आप नहीं जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है। पति पत्नी पार्टनर, आपके पार्टनर का अव्यक्तीकरण। सच कहता हूँ, स्पष्ट कहूँ तो ईमानदारी से, कसम से, मेरा यकीन करें, इन शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। जो लोग कोई गलत या अतिशयोक्ति बात या झूठ बोलने वाले होते हैं, वे अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो कहा जाता है, जाहिर है जो लोग सुनते हैं, आप सामने वाले को सहमति के लिए विवश करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहिए आप अपराध बोध या कर्तव्य बोध का वास्ता देकर सामने वाले को सहमति के लिए विवश करना चाहते हैं। मुझे गलत न समझे, आप कोई नकारात्मक या आलोचनात्मक बात कहने वाले हैं। मेरी विनम्र राय है, आप कोई दंभपूर्ण वाक्य कहने वाले हैं। मैं आपको नहीं पहुंचाना चाहता ठेस, यही आप सचमुच करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और इसके बाद आप ऐसी बातें कहते हैं जिनसे ठेस पहुंचे ही पहुंचेगी। मैं कोशिश करूंगा, मुझे सफलता की उम्मीद नहीं है। मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा प्रयास सबसे अच्छा भी काफ़ी नहीं होगा। सम्मान के साथ, मेरे मन में आपके प्रति सम्मान नहीं है। इन लचर शब्दों या वाक्यांशों के प्रति सजग रहें और अपनी शब्दावली से निकालने की कोशिश करें। सबसे सशक्त शब्द जो बोले जाने चाहिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययनों से पता चला है कि इन शब्दों के साथ बोले जाने पर व्यक्ति किसी प्रस्ताव को सबसे जल्दी और आसानी से मान लेता है। खोज, गारंटी, प्रेम, आजमाया हुआ, परिणाम, बचत, आसान, सेहत, धन, नया, सुरक्षा, आप। इन आजमाए हुए शब्दों की खोज से आपको नए परिणाम मिलेंगे जो आपको प्रेम या बेहतर सेहत की गारंटी देंगे। आपके धन की बचत करेंगे। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनका प्रयोग करना आसान है। इन शब्दों का अभ्यास करें और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। नकारात्मक वाक्यों के सकारात्मक में कैसे बदलें। आप हमेशा विनाशकारी आलोचना को सकारात्मक प्रशंसा में बदलने का कोई न कोई तरीका खोज सकते हैं। दूसरों की असफलता को आलोचना करने की बजाय आप कोशिश करने या सुधार करने के लिए उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहने की बजाय, बहुत बुरी बात है कि तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आप कह सकते हैं, बारबरा, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम बॉस को बता दिया कि तुम क्या चाहती हो, भले ही तुम्हें वह नहीं मिल पाया जो तुम्हें लगता है। तुम्हें क्या लगता है उनका मन बदलने के लिए अब तुम क्या कर सकती हो? तुमने बहुत ही मूर्खतापूर्ण कहानी लिखी है, वैलरी। आपको जो कहना चाहिए, वैलरी, मुझे तुम्हारी कहानी का यह वह पैराग्राफ बहुत पसंद आया जहां बर्ट को मजबूर किया गया था वह या तो शादी कर ले या तख्ते पर चला जाए। तुमने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनसे वह दृश्य सजीव बन जाता है। तुम्हारे मन में उस दृश्य का विचार कहाँ से आया? टेस्ट में पास होने के लिए तुम्हें 5 बार कोशिश करनी पड़ी, आखिर ऐसी क्या समस्या थी? बिल, तुमने यह काम कर दिखाया, इसे हर कोई नहीं कर सकता, तुम्हें जश्न बनाना चाहिए। तुम एक बार फिर गिर गई, लगता है तुम दोबारा कोशिश करने से पहले तुम्हें और कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। बधाइयाँ शू, तुम कल की तुलना में आज कुछ अच्छा कर रही हो। डर या चिंता का मुकाबला कैसे करें? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ इस चैप्टर को डीपली सुने और अप्लाई करें। अध्ययनों से पता चला है कि हमारे जीवन में उन चीज़ों की चिंता करते हैं उनमें से 87% चीज़ें कभी होती ही नहीं। 7% सचमुच होती हैं। 6% में आपका परिणाम पर थोड़ा प्रभाव होता है।
इसका मतलब कि ज़िंदगी में आप जिन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं उनमें से ज़्यादातर होंगी ही नहीं, और जो बहुत कम चीज़ें होंगी उन पर आपका नियंत्रण कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जिन चीज़ों से आप डरते हैं उन चीज़ों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। डर का सामना करने के लिए याद रखें, फियर्स की फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग, झूठा प्रमाण जो लगे सच्चा। डर अवांछित परिणामों के बारे में सोचने की शारीरिक प्रतिक्रिया से अधिक कुछ नहीं है। आपकी ज़्यादातर चिंताएं तो वैसे भी निरर्थक होती हैं क्योंकि वे कभी होंगे ही नहीं। इसलिए वे झूठा प्रमाण जो लगे सच्चा से ज़्यादा कुछ होता नहीं। जो आप नहीं चाहते उसके बारे में कभी न सोचें, सिर्फ उसी के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, भले ही परिणाम जो भी निकले। आप जिस बारे में सोचते हैं आमतौर पर वह आपको मिल ही जाता है। मैं इस वाक्य को एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आप जिस बारे में सोचते हैं आमतौर पर वह आपको मिल ही जाता है। सार, सभी पहले खंड के सभी चैप्टरों का सार। लोगों से कैसे बोलें। लोगों की मूलभूत दिलचस्पी खुद में ही होती है। अपनी शब्दावली से मैं और मेरा शब्द हटाकर उसकी जगह पर आप और आपका शब्द रख लें। तकनीक नंबर 6, बेहतरीन सवाल कैसे पूछें। खुले सिरे वाले सवाल पूछें। कैसे, क्यों, किस तरह, कैसे, इस बारे में से अपनी बात शुरुआत करें। तकनीक नंबर 7, बातचीत कैसे शुरू करें। बातचीत शुरू करने के लिए या तो स्थिति या सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें। सवाल से शुरुआत करें। तकनीक नंबर 8, बातचीत कैसे जारी रखें। पुलों का इस्तेमाल करें, मसलन जैसे, तो, फिर, इसलिए, फिर, आप, जिसका मतलब। तकनीक नंबर 9, अपनी बातों में दूसरों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। सिर्फ उनकी मनचाही चीज के बारे में बात कर उन्हें बता दें कि आपके समाधानों से वे कैसे उन्हें पा सकते हैं। तकनीक नंबर 10, दूसरों को अपने बारे में तत्काल सकारात्मक कैसे बनाएं। सबकी तरफ देखकर मुस्कुराएं। मुस्कुराहटें यह संदेश देती है मैं आपको देखकर खुश हुआ और आपको स्वीकार करता हूं। तकनीक नंबर 11, लोगों के साथ परानुभूति कैसे रखें। दूसरों को बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और दूसरों ने भी ऐसा ही महसूस किया। फिर वह बताएं कि जो दूसरों को दिया गया समाधान कैसे उनको समझा सकते हैं। तकनीक नंबर 12, सबके साथ सहमत कैसे हों। अपनी आलोचना की सच्चाई से सहमत हो जाएं। आलोचक के राय देने के अधिकार से सहमत हो जाएं। तकनीक नंबर 13, अपने आसपास सकारात्मक आभा मंडल कैसे बनाएं। अपने स्वरूप और काम के बारे में सकारात्मक बने। बोलते समय उत्साही बने। किसी व्यक्ति या वस्तु की आलोचना न करें। तकनीक, लोगों के लिए हाँ कहना कैसे आसान करें। ऐसा कोई कारण खोजें जिससे वह हाँ कह दें। सिर्फ हाँ वाले जवाब ही पूछें। बोलते समय, सुनते समय अपना सर हिलाएं। दो हाँ के बीच विकल्प दें। तकनीक नंबर 15, कैसे बोलें ताकि पुरुष सुने। किसी पुरुष से एक समय में एक ही बात करें। तथ्य और जानकारी दें। उसे बोलने का मौका दें। भावहीन चेहरा रखें। सुनते समय हाँ हूँ करते रहें। स्पष्ट बात करें। कैसे बोलें कि महिलाएं सुने। बातचीत में भाग लें। अपने बारी का इंतजार नहीं करें। सुनते समय चेहरे के भावों का इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत विवरण दें और भावनाएं बताएं। समाधानों या निष्कर्षों तक पहुंचने की जल्दबाजी न दिखाएं। अप्रत्यक्ष बातचीत करें। ज़्यादा दबाव न डालें। शक्तिहीन वाक्यांश जिनको अपनी सूची से निकाल देना चाहिए। अपनी शब्दावली से ऐसे शब्द या वाक्यांश हटा दें जिनसे आपकी विश्वसनीयता कम हो। एक तरह से, यानी कि आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पति, पत्नी, पार्टनर, सच कहता हूँ, स्पष्ट कहूँ तो, ईमानदारी से, कसम से, ये सभी वाक्यांश अपनी शब्दावली से हटा दें। सशक्त शब्द जो आपकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। खोज से, गारंटी, प्रेम, आजमाया हुआ, परिणाम, बचत, आसान, सेहत, धन, नया, सुरक्षा, आप। नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक में कैसे बदलें। विनाशकारी आलोचनात्मक शब्दों को प्रशंसा में बदलने का तरीका खोजें। बिजनेस प्रस्तुति कैसे दें। खंड 4, यादगार पहली छाप कैसे छोड़ें।
पहली छाप बिजनेस की दुनिया की पहली नज़र का प्रेम है। यहाँ पर नो स्वर्णिम या गोल्डन रूल्स कह सकते हैं हम। सबसे पहला, आपका प्रवेश। जब आपको कमरे में बुलाया जाए तो बेझिझक अंदर चले जाएं। दरवाजे की चौखट पर स्कूल के शरारती बच्चे की तरह न खड़े रहें जिसे हेडमास्टर ने फटकारने के लिए बुलाया है। जिन लोगों में विश्वास की कमी होती है वे कमरे में दाखिल होते समय धीमे हो जाते हैं और थोड़ी देर झिझकते हैं। विश्वास के कारण दरवाजे से अंदर जाएं और उसी रफ्तार से चलते रहें। समीप पहुंचने पर तेजी से चलें। जिन प्रभावी लोगों की तरह सबका ध्यान रहता है वे फुर्ती से मध्यम डग भरते हुए चलते हैं। जो लोग बहुत धीमे चलते हैं या लंबे डग भरते हैं वे यह व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत समय है, उनके अपने काम में कोई रुचि नहीं है या उनके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं। हाथ मिलाना। अपनी हथेली खड़ी रखें। सामने वाला जितना दबाव डाले उतना ही दबाव डालें। उससे ही यह फैसला करने दें कि हाथ कब छुड़ाना है। कभी भी डेस्क के पार से हाथ न मिलाएं, क्योंकि इससे सामने वाले को आप पर ऊपरी हाथ रखने का मौका मिल सकता है। आपकी मुस्कान। यह सुनिश्चित करें कि मुस्कुराते समय आपके दांत दिखें, सिर्फ होंठ ही नहीं बल्कि पूरे चेहरे से मुस्कुराएं। भौहें उठाना। यह मस्तिष्क की गहराई में रचा बसा है और स्थापित है कि प्राचीन स्वीकृति देने का संकेत है। किसी व्यक्ति से मिलते समय अपनी भौहें एक पल के लिए उठा लें। जब आप बातें करें पहले 15 सेकंड में व्यक्ति का 2 बार नाम अवश्य बोलें और कभी भी एक बार में 30 सेकंड से ज़्यादा न बोलें। सामने वाले की तुलना में थोड़ी सी धीमी गति में बात करें। जब आप बैठें, अगर आपको किसी व्यक्ति के सामने नीची कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो थोड़े से टेढ़े होकर उस व्यक्ति से 45 डिग्री का कोण बना लें ताकि फटकार की मुद्रा से बच सकें। अगर आप अपनी कुर्सी को नहीं मोड़ सकते तो अपने शरीर का कोण बदल लें। आपकी मुद्राएं। संयत, शांत और अपने भावों पर नियंत्रण रखने वाले लोग स्पष्ट और आसान मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति कम ओहदे वाले व्यक्तियों से कम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। अपने हाथों को अपनी ठुड्डी से ऊंचा न उठाएं। तालमेल बनाने के लिए सामने वाले की मुद्राओं और अभिव्यक्तियों का प्रतिबिंबन करें, मिररिंग करें। जब आप लौटें, जब आप अपनी बात पूरी कर लें तो अपना सामान शांति से समेटे, हड़बड़ी या जल्दबाजी में नहीं। संभव हो तो हाथ मिलाएं और फिर मुड़कर चल दें। अगर आपके भीतर आते समय दरवाजा बंद था तो बाहर निकलते समय उसे बंद करना न भूलें। आपके बाहर निकलते समय लोग आपको पीछे से देख सकते हैं, इसलिए अगर आप पुरुष हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके जूते के पिछले हिस्से चमकदार हों। छिपे हुए कैमरों से पता चलता है कि लौटते समय लोग महिलाओं के पीछे के हिस्से को देखते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। इसलिए अगर आप महिला हैं तो दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से मुड़ें और मुस्कुराएं। यह ज़्यादा अच्छा होगी कि आपके पिछले हिस्से की बजाय आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद रखें। बिजनेस में आलोचनाओं से कैसे निपटें। अगर कोई ग्राहक या संभावित ग्राहक आपकी और आपकी कंपनी की आलोचना करता है तो स्थिति को सुधारने के लिए उसके पैर में अपना जूता पहनने की तकनीक का इस्तेमाल करें। उसे बस इतना भर पूछ लें कि अगर वह आपकी जगह होता तो कोई उसकी आलोचना करता तो वह क्या करता। चाहे वह जो भी कहे उस पर प्रतिक्रिया करें। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने यही किया था, और या आपने ठीक कहा, हम यही करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, ग्राहक, मैंने सुना है कि आपके यहाँ डिलीवरी समय पर नहीं हो पाती है। हाँ, यह सच है, बिल्कुल। पहले वेयर हाउस में कुछ समस्याएं थी, मुझे बताएं। अगर आप इस कंपनी के मैनेजर होते तो उनको किस प्रकार हैंडल करते। संभावित, मैं तत्काल सभी संबंधित लोगों की मीटिंग बुलवाता और समय पर डिलीवरी करवाने की ठोस योजना बनाता। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने भी यही किया है। आप सच्चाई से सहमत हो गए हैं और आपने अपने संभावित ग्राहक को यह बताकर अच्छा महसूस कर दिया है
कि उसकी राय न सिर्फ यही बल्कि आपकी कंपनी इससे पहले ही अपना चुकी है। जब आप उसके पैरों में जूता पहन ना देते हैं तो संभावित ग्राहक की आपत्ति कमजोर पड़ जाती है और वह दोबारा उठाने की जरूरत नहीं महसूस करता। अगर आपकी कंपनी में समस्याओं को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है तो आप उस संभावित ग्राहक को बिजनेस हासिल करने के काबिल ही नहीं है। टेलीफोन पर जवाब देने का सबसे प्रभावी तरीका। ज़्यादातर लोग इस तरह जवाब देते हैं। किसी प्रकार का जब कॉल आता है तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार से होता है। XYZ कॉर्पोरेशन, मैं एलन इस कंपनी से बात कर रहा हूँ। अगर आप किसकी तरफ चल कर जाते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं एलन बोल रहा हूँ या चल रहा हूँ। फ़ोन पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आप बोल रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शोध से पता चला है कि जब आप फ़ोन पर जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपके आखिरी शब्दों को ही ध्यान में रखता है, इसलिए सबसे आखिरी में ही अपना नाम बोले, ना कि शुरुआत में, जिसमें आप अपनी आवाज़ का वॉल्यूम और टोन दोनों ऊपर उठाते हैं। वॉल्यूम और टोन दोनों ऊपर उठाने का मतलब जब आप उसमें थोड़ा सा जोर डालकर आप सामने वाले को स्पष्टीकरण के तौर पे बताते हैं। इसलिए आज से हमेशा याद रखें, नाम हमेशा आखिरी में ही बताएं, जैसे कि XYZ कॉर्पोरेशन, मैं एलन। आलोचना या फटकार कैसे लगाएं? लीडर के रूप में कई बार आपको किसी को जवाब दे ठहराना पड़ता है या किसी अवांछित व्यवहार के लिए फटकार लगानी पड़ती है। हम में से अधिकांश लोग किसी को फटकारने या अनुशासित करने के विचार से घबराते हैं। नीचे 6 हिस्सों की एक तकनीक दी गई है जिससे आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सैंडविच तकनीक का इस्तेमाल करें। प्याज को जब आप अकेले खाते हैं तो वह कड़वा लगता है, लेकिन जब वही प्याज को आप सलाद बनाकर खाते हैं और कई अन्य चीज़ों के साथ तो आपको वह अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जब आपको फटकार लगाना हो, सबसे पहले उसकी किसी सकारात्मक काम की तारीफ करें और उसके बाद उसको आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके उसके काम के ऊपर उसको आप किसी भी प्रकार से आप बातें सुना सकते हैं और ठीक उसके बाद फिर उसकी दोबारा सराहना करें। व्यक्ति नहीं, काम की आलोचना करें। आप कभी भी किसी व्यक्ति की जब भी आलोचना करें तो यह स्पष्ट कर दीजिए कि हमें आप व्यक्ति के तौर पे आप पसंद है, लेकिन आपके काम करने के तरीके से आप खुश नहीं हैं। उसकी मदद मांगे। आप जिस भी प्रकार की समस्या में उलझे हों, आपको उनको एज ए ऑर्डर के तौर पे नहीं दर्शाना है, आपको जस्ट ए फ्रेंडशिप के तौर पे उनसे मदद लेनी है, ताकि उसको ये न लगे कि ऑर्डर उसको दिया जा रहा है और उसमें हीन भावना न आए। स्वीकार करें कि ऐसी गलतियां आपने भी पहले की थी। जब आप इस प्रकार का नज़रिया अपने एम्प्लॉयज़ के सामने या अपने टीम के सामने रखते हैं तो आपकी एक लीडरशिप की प्रतिभा निखर कर आती है, क्योंकि जिन समस्याओं से वे जूझ रहे हैं, एक समय पहले आपने भी इन्हीं समस्याओं का इस्तेमाल किया था और अपने आप को सुधार किया था। आप जब अपनी टीम को बताते हैं कि मैं भी इन समस्याओं से पहले बहुत ज़्यादा परेशान था, फिर मैंने धीरे धीरे इन प्रकार के सजेशंस का इस्तेमाल किया ताकि मैं अपने काम को सुधार सकूं, इससे आप ज़्यादा बेहतरीन लीडरशिप के तौर पर प्रदर्शित होते हैं अपनी टीम के सामने। आलोचना सिर्फ एक बार करें और अकेले में। जब भी आपको किसी की आलोचना करना हो तो आप उसको बंद केबिन में ही, अपने केबिन में ही उसकी आलोचना करें, वो भी अकेले, ना कि पूरी टीम के सामने। इससे उसके अंदर हीन भावना ग्रस्त हो जाती है और साथ के साथ वह पर्सन आपके प्रति द्वेष भी रखने लग जाता है और उसको बार बार उसकी एक ही गलती के लिए कभी भी उसको बार बार याद न दिलाएं। दोस्ताना अंदाज में बातें खत्म करें। जब भी आप किसी की आलोचना करते हैं तो कुछ तथ्यात्मक पॉइंटों पे बात करते हैं और उन पॉइंट्स पर आप उनसे कहते हैं कि इन चीज़ों पे काम कीजिए, आप में सुधार हो जाएगा। तो आप यह उसको इस प्रकार से कहें कि हमने जिन पॉइंटों को अभी अमल में लिया है, मैं उन सभी पॉइंटों पर आपका काम देखने के लिए उत्सुक हूँ। प्रभावी भाषण कैसे दें? जो लोग मंच पे खड़े होकर सशक्त प्रेरक भाषण दे सकते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं। व्यवसाय और समाज दोनों जगहों पर उन्हें लीडर के पदों पर देखा जाता है। किसी भी विषय पर तत्काल प्रेरक भाषण देने के लिए 4 कदमों का इस्तेमाल करें। धमाकेदार बात, इसका जिक्र क्यों किया? उदाहरण के लिए, तो क्या बात है, तो क्या करें?
धमाकेदार बात, जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो श्रोता मन ही मन सोचते हैं, ओह एक और नीरस वक्ता आ गया। इसलिए आपको अपनी बात नाटकीय, दिलचस्प या मजेदार कहानी के रूप में कहना चाहिए, ताकि श्रोता निरस्ता से बाहर निकले और उनका फौरन ध्यान आपके ऊपर जाए। इसका जिक्र क्यों किया? उसका अगला कदम उन्हें यह बताना चाहिए कि आपने यह नाटकीय और मजेदार कथन या कहानी क्यों सुनाई, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण क्या था और क्यों था। उदाहरण के लिए, यहाँ आपके भाषण की ज्यादातर बातें आती है। 3 बिंदु या कारण बताएं कि आप जो कह रहे हैं वह उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। लंबा भाषण देते समय 3 प्रमुख बिंदुओं के साथ 3 सहायक बिंदु भी बताएं। तो क्या करें? भाषण के अंत में आपके श्रोता यह सोच सकते हैं कि आप मुझसे इस बारे में क्या करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप उन्हें सुझाव या अमल देने की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सड़क के सुरक्षा के बारे में अभिभावकों के समूह के सामने भाषण देना है। आपको उन्हें प्रेरित करना है कि वे अपने बच्चों के साथ व्यस्त सड़क को कहीं से भी पार न करें, बल्कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। तो आपका भाषण इस तरह से दे। धमाकेदार बात, पिछले साल 2355 बच्चे अनावश्यक रूप से अपंग या मर गए। उसके पीछे उनके माता पिता ही दोषी हैं। आंकड़ों के हिसाब से इस कमरे में बैठे आप में से 2 लोगों के बच्चे जल्दी ही अस्पताल में भर्ती होंगे और आप उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे होंगे। अब यह सवाल यह है, वे 2 लोग आप में से कौन हैं? इसका जिक्र क्यों किया? साथियों, मैं आपको यह आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले साल इस देश में इतने ही बच्चे और माता पिता के पास पहुँचने के लिए सड़क पार करते समय कारों से टकराए थे, और इनमें से 96% बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग पर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वह कमरे में बैठे आप में से हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उदाहरण के लिए, द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने हाल ही में 46 स्कूलों के बच्चों के अध्ययन में पाया कि डाटा आप उनको विस्तृत तौर पे बता सकते हैं। तो क्या करें? तो मैं आपसे यह करवाना चाहता हूँ, आप आज से जब भी कहीं भी रास्ता क्रॉस करते हैं तो यह कोशिश करें कि आपको रास्ता जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना है, क्योंकि आप किसी भी अनावश्यक दुर्घटना से बचना है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। विजुअल प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें। शोध से पता चला है कि जब आप पुस्तकों, चार्ट या ग्राफ या लैपटॉप का प्रयोग करते हैं तो विजुअल प्रेजेंटेशन देते हैं तो 82% जानकारी आंखों के माध्यम से ग्रहण की जाती है, 11% कानों से और 7% इंद्रियों से। बताओ, दिखाओ और शामिल करो। अमेरिका में वार्टन द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि शाब्दिक प्रस्तुतियों से बाद में सिर्फ 10% जानकारी याद रहती है, जबकि शाब्दिक और दृश्यात्मक प्रस्तुति को मिलाने पर जानकारी याद रहने के प्रति 51% और ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब कि अगर आप विजुअल प्रेजेंटेशन एड्स कर देते हैं तो आपकी सफलता 400% और बढ़ जाती है। इस अध्ययन में यह भी पता चलता है कि विजुअल एड्रेस के इस्तेमाल से बिजनेस मीटिंग में लगने वाले औसत समय 25 मिनट से घटकर 18.6 मिनट के रह जाते हैं, यानी 28% समय की भी बचत होती है। बहरहाल, जब हम अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए शाब्दिक, दृश्यात्मक और भावनात्मक तीनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग हमारी 92% बातें याद रखते हैं। हम याद रखते हैं सुनी हुई बातों का 10%, देखी हुई बातों का 51%, देखी, सुनी और महसूस की हुई बातों का 92%। इसलिए सिर्फ बोलने का सबसे कम प्रभाव पड़ता है, बोलने या दिखने से थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और बोलने, दिखने और दूसरों को शामिल करने से आपकी बातें सबसे ज़्यादा याद रहती हैं। पावर लिफ्ट का इस्तेमाल करें। प्रस्तुति देते समय पेन का इस्तेमाल करें, इसी दौरान उसका विवरण भी बताएं। फिर पेन से उठाकर श्रोता या अपनी आंखों के बीच में रखें। इसे पावर लिफ्ट कहा जाता है। इससे श्रोता चुंबकीय रूप से अपना सिर उठाकर देखते हैं। अब वह आपकी ओर, प्रस्तुति की ओर सीधा देख रहे हैं, आपकी बातें भी सुन रहे हैं।
इससे आपका संदेश ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। बहरहाल बात बोलते समय अपने दूसरे हाथ की हथेली दिखाना न भूलें। प्रस्तुति के दौरान पुरुषों से ज़्यादा देर तक निगाहें मिलाएं, लेकिन महिलाओं के साथ कम देर। बॉडी लैंग्वेज के 10 विजयी रणनीतियाँ। जैसा हमने बताया है कि लोग आपके बारे में 4 मिनट में ही कम से कम 90% आपके लिए राय बना लेते हैं और आपका उन पर 60 से 80% प्रभाव पड़ भी जाता है, वह अशाब्दिक होता है। नीचे 10 रणनीतियां बताई गई जिससे आपका प्रभाव सकारात्मक हो जाएगा। हथेली ऊपर रखें। बोलते समय आपकी हथेली दूसरों को दिखनी चाहिए। इस प्राचीन संकेत की प्रतिक्रिया मस्तिष्क की गहराई में रची बसी है। इससे लोग आपको अहानिकारक मानेंगे और आपके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। अपनी उंगलियां जोड़कर रखें। जो लोग अपनी उंगली जोड़कर रखते हैं, अपने हाथ अपने ठुड्डी के नीचे रखते हैं, उनकी तरफ लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है। खुली उंगलियों का इस्तेमाल करने या ठुड्डी से ऊपर हाथ रखने को कम प्रभावी माना जाता है। अपनी कोहनियां बाहर रखें। अपनी कोहनियों को कुर्सी के हत्थे पर रखना शक्ति का परिचायक है और इससे सच्ची छवि बनती है। असफल और पराजित व्यक्ति अपनी कोहनी को कुर्सी के हत्थे के भीतर लटकने देते हैं और आत्मरक्षा के लिए कोहनियों को अपने शरीर से सटाकर रखते हैं। ऐसे लोगों को डरा हुआ या नकारात्मक माना जाता है, इसलिए इस तरह बैठने से बचें। अपनी दूरी बनाए रखनी। दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षेत्र का सम्मान करें, जो किसी नई मुलाकात की शुरुआत में सबसे ज़्यादा होगा। यदि आप ज़्यादा करीब जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति पीछे हट सकता है, पीछे झुक सकता है, यही और ऐसी मुद्राओं का प्रयोग कर सकता है जिससे उसकी चिढ़ हो। जैसे अपनी उंगलियों से किसी चीज़ को तबले की तरह बजाना या पेन को क्लिक करना। अपरिचित लोगों के करीब बैठें, लेकिन अजनबी लोगों से दूर बैठें। हम उम्र लोगों के ज़्यादा करीब बैठें, लेकिन अपने से बहुत ज़्यादा या कम उम्र वालों लोगों से थोड़ी दूर बैठें। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मिररिंग करें, प्रतिबिंबन करें। सामने वाले व्यक्ति को बॉडी लैंग्वेज या भाषाई संरचना का प्रतिबिंबन करने से तत्काल तालमेल बैठ जाता है। किसी के साथ पहली मुलाकात में उसके बैठने की स्थिति, भंगिमा, शरीर के कोण, मुद्राओं, चेहरे के भावों, आवाज़ की टोन का प्रतिबिंबन करें। जल्द ही उसे यह महसूस होने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद है। वह आपको बहुत आरामदेह व्यक्ति मान लेगा। दंपतियों के सामने सेल्स टॉक करते समय यह देखें कि उनमें से कौन सा व्यक्ति किसकी मुद्राओं को दोहरा रहा है। इससे आप निर्णय लेने वाले को पहचान सकते हैं। अगर महिला शुरुआती गतिविधियां करती है और पुरुष उसकी नकल करता है तो पुरुष से निर्णय लेने का आग्रह करने से ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। सामने वाले को बोलने की गति की बराबरी करें। व्यक्ति के बोलने की गति यह बता देती है कि उसका दिमाग कितना तेजी से सूचना को विश्लेषण कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति के समान और उससे थोड़ी कम गति से बोले। उसकी टोन और उतार चढ़ाव का प्रतिबिंबन करे। अध्ययन से पता चला है जब कोई ज़्यादा तेजी से बोलता है तो वह दबाव महसूस कर रहा होता है। बाहें खोलें। सीने पर हाथ बांधना या किसी अप्रिय चीज के बीच में बाधा खड़ी करने की कोशिश होती है। सीने पर हाथ बांधने पर व्यक्ति का 40% बातें कम याद रहती है। अगर किसी दूसरे ने सीने पर हाथ रखे हों तो उनकी स्थिति बदलवाने के लिए कुछ ऐसा पकड़वा दें या करने के लिए कुछ दें। उसे पुस्तक, पेन, ब्रोशर, सैंपल या लिखित टेस्ट दें ताकि वह अपनी बाह खोलने या आगे झुकने के लिए प्रोत्साहित हो। प्रभावी बातचीत के लिए आमने सामने की मुलाकात में कभी सीने पर हाथ न रखें। सामने वाले की कोहनी छुएं।
सामने वाले के स्पर्श का प्रतिबिंब करें। अगर वह आपको नहीं छूता तो आप भी ऐसा न करें। बहरहाल प्रयोगों से पता चला है कि जब किसी व्यक्ति की कोहनी पर हल्के से 3 सेकंड से कम समय के लिए छुआ जाता है तो 86% सहयोगपूर्ण की भावना बढ़ जाती है। आपको यह भी पता चला कि जिन महिला वेटरों ने भोजन करने आए ग्राहकों की कोहनी और हाथों को छुए, पुरुष ग्राहकों ने सामान्य से 80% ज्यादा टिप्स दी। सामने वाले का नाम दोहराएं। जब आप अगली बार किसी नए व्यक्ति से मिलें और हाथ मिलाएं तो आप हाथ मिलाते समय अपनी बाईं हाथ बाह बढ़ाकर हल्के से उसकी कोहनी या हाथ को छुएं। साथ ही उसका नाम दोहराकर यह सुनिश्चित करें कि उसे सही तरह से सुन लिया गया है। अपने चेहरे को छूने से बचें। अध्ययनों से पता चला कि जब कोई व्यक्ति कुछ बात छिपाता है तो झूठ बोलता है तो उसके रक्तचाप में वृद्धि होने लग जाती है। उसके नाक और चेहरे की बार बार छूने की इच्छा होती है। अगर उस आपकी नाक में खुजली हो तो अपरिचित लोग यह सोच सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हाथों को चेहरे से दूर रखें। हाथी को प्रशिक्षित कैसे करें। दोस्तों यह पुस्तक लगभग पूरी हो चुकी है, बस इसका एक छोटा सा पोर्शन ही बचा है। इस पुस्तक में बताया गया है, जितनी भी बातें बताई गई हैं आप उन सभी को दोहराएं, रोज प्रैक्टिस करें ताकि यह आपकी आदत बन जाए। आप इसको जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे आप उतना ज़्यादा अपने अंदर बेहतर रिजल्ट पाएंगे। बस एक छोटी सी प्रस्तावना और समापन की ओर। हाथी को प्रशिक्षित कैसे करें। क्या आपका ध्यान किस तरह गया। सर्कस के हाथी जमीन में गड़ी लोहे की खूंटी से एक कमजोर जंजीर के सहारे बंधे रहते हैं। किसी छोटे हाथी को भी इस जंजीर को तोड़ने या खूंटी को उखाड़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन वयस्क हाथी भागने की कोशिश नहीं करता। ऐसा क्यों। जब हाथी की उम्र कम होती तो उसको पैरों में मजबूत जंजीरें डालकर कंक्रीट के खंभे से बांधा जाता है। छोटे हाथी चाहे कितनी ही खींचे, जोर लगाएं, चीखें या पैर पटकें, ये आजाद नहीं हो पाते। बड़े होने पर यह सबक सीख लेते हैं कि चाहे वे कितनी ही कोशिश करें, जंजीर का तोड़ना असंभव है। अंततः वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। अब वे मानसिक रूप से ही मान चुके हैं कि उनके पैरों की जंजीर अगर खूंटी से भी बंधी होगी तो उन्हें बचकर भागना असंभव है। चाहे जंजीर कितनी भी कमजोर या कितनी ही खूंटी मजबूत हो, अगर जंजीर बंधी है तो वे कैद हैं। हमारे पैदा होते ही हमारे प्रशिक्षक हमारी कंडीशन या प्रशिक्षण करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक में लास्ट के समापन में बताया गया है कि हमें अपनी आदतों को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं। अगर हम अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे तो हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। हमें सबसे पहले कोशिश करनी है बहुत ही छोटे कदम के साथ, ऐसा कदम जिसको आपको भी लगे कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी हमारी पुस्तक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर बुक। और हमारी अगली पुस्तक जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं।